आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्लास 9-10 वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइट का चौथा लेक्चर है ये। जे नीट फाउंडेशन के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल, की 12वीं में ही पढ़ना है टॉपिक। ओलंपियाड्स का बेस ये बनाता है और साथ ही साथ में बोर्ड में सीबीएसई में भी आता है, आईसीएसई में भी आता है, स्टेट बोर्ड में भी आता है, कैम्ब्रिज बोर्ड में भी आता है, हर बोर्ड में आता है। ठीक है, कैम्ब्रिज तो इंटरनेशनल बोर्ड है, आईसीएसई, सीबीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड है हर जगह ये टॉपिक है ही है, किसी ना किसी क्लास में ये टॉपिक है ही। अब आप वो अपनी क्लास के हिसाब से मैच कर लेना, मैक्सिमम जगहों पे 9-10 में, बाकी आप अपने बोर्ड के हिसाब से मैच करके पढ़ लेना। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो यार, मिरर है, पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल मिरर जाके देखना है, लाइट का तीसरा पार्ट, मजे आ जाएंगे। फोकस का R/2 वाला फॉर्मूला वहां पे गलत प्रूव करके ये फॉर्मूला डिराइव करा रखा है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट की फील ले लेना यार, लेक्चर लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट की फील है वहां पे। तो इसमें भी हम यही करेंगे, मैं रटवाऊंगा कुछ नहीं, आप लोग ज्यादातर कोशिश करते हो कि हम रट ले इमेज को कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। नहीं, ऐसे रटवाऊंगा मैं कुछ भी नहीं, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअली कैसे बना सकते हो, और सिर्फ वो वाले तरीके से नहीं सिखाऊंगा जो किताब में बनी होती है कि उसको रट लो, एग्जाम में आके बनाओ, नंबर मिल जाएंगे उस पर नंबर। लेकिन कॉन्सेप्चुअली आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं लाइट का चौथा लेक्चर। पहले वाले 2 वीडियोस भी जाके लाइट के देख लेना यार, मेरे लेक्चर थोड़े से लंबे होते हैं। अब आप घर के कोने में बैठ जाओ, कमरे के कोने में बैठ जाओ, फोन लेके बैठ जाओ, लैपटॉप लेके बैठ जाओ, टैबलेट लेके बैठ जाओ, जिसपे भी ये लेक्चर देख रहे हो, नोटबुक लो। और इस लेक्चर के लिए थोड़ा सा सामान लगेगा यार, इसके लिए स्केल ढूंढ लो, अपना प्रोटेक्टर ढूंढ लो, पेंसिल ढूंढ लो, इसमें डायग्राम ही डायग्राम है, कुछ नहीं है इसके अलावा, और डायग्राम ही डायग्राम है। और बाकी प्रोटेक्टर ले आओ, नोटबुक ले आओ अपनी, और एक टेबल पे बैठ जाओ यार कोने में। ठीक है, और 1-1.5 घंटे के लिए एकदम दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर लेक्चर के मजे लो। ठीक है, क्या लो? लेक्चर के मजे। ठीक है, मैं भी लेता हूं, आप भी लो। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब शीशा है तो भाई इमेज बनाएगा भी, तो हम इसको क्यों बनाते हैं? मतलब देखो, प्लेन मिरर की मैंने बताई थी, हाँ, तो इसका कुछ और होगा, हाँ, इसका भी होगा। देखो भाई, स्फेरिकल मिरर में 2 मिरर बनाए थे हमने, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। क्या है कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, प्लेन मिरर में तो कुछ भी नहीं था, हमने डायग्राम बनाया था, इनके कुछ रूल्स तो होंगे, कुछ नियम तो होंगे, जिसके हिसाब से हाँ, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये हमने पोल बना दी, ये हमने फोकस बना दी, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। ये पूरी कहानी तो हमें पता है कि भाई साहब ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, इसकी कहानी तो हमें पूरी पता है, पिछले लेक्चर में सिखाई थी। तो क्या इसके कोई रूल्स है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन? हाँ, तो सबसे पहले वही रूल्स से शुरुआत करते हैं, आ जाओ। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले कॉन्केव के रूल्स पढ़ेंगे। तो कॉन्केव के मेजरली 3 रूल होते हैं, बाकी पोल वाला काफी किताबों में लिखा होता है, तो मैं वो भी करा दूंगा यार, उसको एक्स्ट्रा डाल के लिख लेना। फिर अगर रूल ही होता है नॉर्मल अपना कहानी है, रूल फॉर कॉन्केव मिरर। अगर मुझे ये पता हो कि लाइट रेज कैसे ये रिफ्लेक्ट करता है, कि कौन सी लाइट है, कितने एंगल पे इसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या मैं इमेज फॉर्मेशन कर पाऊंगा, रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर बना पाऊंगा। फील ले लो कॉन्सेप्ट की, मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट की, बस फील ले लो एक बार। तो रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर, कहानी समझो, कॉन्केव मिरर के नियम। अब यार नियम क्या होंगे? नियम भी तो कुछ होंगे, हाँ। तो कॉन्केव मिरर कैसे इमेज बनाता है? तो सबसे पहली बात, तो अगर मुझे पता हो कि लाइट रेस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, तो क्या मैं बना पाऊंगा? हाँ, क्योंकि 2 लाइट रेस के मिलने से, मैंने प्लेन मिरर में भी ये बात थी, 2 लाइट रेस के मीटिंग से क्या होता है, एक इमेज बनती है। मिनिमम होती तो बहुत सारी लाइट रेस है यार, 2 से थोड़ी बनेगी, मिनिमम 2 लाइट रेस, कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, मिनिमम। मैक्सिमम तो यार इनफाइनाइट होती है। चलो, अब बहुत सारी थ्योरेटिकल बात हो गया, मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका कहानी शुरू करता हूं। तो कॉन्केव मिरर का रूल देखो, कॉन्केव मिरर सबसे पहले तो बना लो। ये बनाया मैंने एक कॉन्केव मिरर, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिछले लेक्चर में फोकस की एक डेफिनेशन बताई थी ना, याद है किसी को? हाँ, याद तो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो देखो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे डाली जाए, हाँ डाल दी,
तो इसका नॉर्मल कहां से पास होगा, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाली कहानी पिछले लेक्चर में बताई थी। हाँ, नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पूरी कहानी पिछले लेक्चर में बताई थी। हाँ, बताई तो थी आपने। कोई कह रहा है मैं क्यों पढ़ू कहानी, मैं तो रट के जाऊंगा। अरे फील लो यार कॉन्सेप्ट की, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अब ये रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो अब ये लाइट बेंड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहीं पास करेगी, हाफ प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट से तो पास करेगी। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो क्या इससे एक रूल बन सकता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फोकस से पास करती, उसी का उल्टा बना दिया हमने, इन्वर्स कर दिया उसी को। हाँ, इफ अ light ray is parallel to the principal axis of, आप लोग पूरा लिखोगे यार, मैं तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, concave mirror, then after reflection। इसका एक्सेप्शन भी बताया था यार कि पैराक्सियल की लगता है, अगर मार्जिनल या पेरिफेरल थोड़ा बहुत डिविएशन हो जाता है, वो फोकस के आसपास ही रहता है। then after reflection it passes through focus। कहानी प्यारी लगी, समझ में आई? हाँ, कि हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे बनाई, नॉर्मल पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर इंसिडेंट लाइट रे कोई एंगल आई बना रही है, थीटा के बराबर है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे भी कोई एंगल बनाएगी? हाँ, वो ही बनाएगी। तो उसी से हमने इसको बेंड किया और आंसर लिख दिया थीटा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर यहाँ भी होता है। ये वाली कहानी मैंने पिछले में भी बताई थी, लेक्चर 1 में बताई थी कि हर सरफेस के लिए, फॉर ऑल सरफेसेस, न्यूटन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे वैलिड है यार। रेगुलर इरेगुलर डिफ्लेक्शन में थोड़ा रिफ्लेक्शन थोड़ा और फर्क होता है, लेकिन ये चीज तो हर जगह वैलिड है। ठीक है, कहानी समझ में आई? हाँ, कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव मिरर के पैरेलल है, इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये फोकस से पास करती है। हाँ, कहानी तो समझ में आई, फील तो आया थोड़ा सा। इसी पॉइंट का 2 लिखो। दूसरी बात, इसके साथ एक कहानी पढ़ो यार, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, समझो यार कहानी, कि अगर मैं मान लो लाइट के रास्ते को उल्टा कर देता, ठीक है, कहानी समझो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? पलट देना। अब क्या मैं इसी डायग्राम को एक उल्टी तरीके से बना सकता हूं? समझो यार, थोड़ा सा फील लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कोई कह रहा है फील क्या लेंगे अब, अभी बताते हैं हम। जाओ 2 सेकंड रुको यार, कॉन्सेप्ट फील करते हैं। यहां बनाते हैं कि अगर मैंने एक लाइट रे मान ली, ठीक है, ये बना दी मैंने कॉन्केव मिरर, ये बना दी मैंने पोल, ये बना दी मैंने फोकस, ये बना दी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी आप, इसके बाद एक और कहानी सिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि जब भी आप फोकस से लाइट रे पास करोगे, मान लो कोई लाइट रे ऐसी हुई जो फोकस से ही पास कर रही, कि इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास करी, तो क्या इसका नॉर्मल कहां से पास करोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अरे कर दिया भाई मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो उस केस में क्या ये एंगल आई बनेगा? हाँ बनेगा। क्या ये वाला भी थीटा के बराबर मान सकते हैं कि उसी थीटा के बराबर है? हाँ जी, थीटा के बराबर है, थीटा के ही बराबर मानेंगे क्योंकि मैंने इतने ही एंगल थीटा पे मारा था। तो अब ये कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा? ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे थीटा एंगल बना रही तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही बनाएगी। हाँ जी बिल्कुल बनाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे तो चलेगी इस तरीके से। अब ये कौन सा एंगल होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल होगी। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है कि मान लो ये हमारी लाइट रे, अब ये देखो यही फोकस है। अब यहां से कोई मान लो आ रहा है साइकिलिस्ट, इसने साइकिल चलाई 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 यहां तक आ गया, यहां पे चला गया। अब इसने मारा एक यू टर्न, तो इसके पास जाने के लिए क्या यही एक रास्ता है? हाँ मान लो यही एक सड़क है। तो जब वो यू टर्न मारेगा तो क्या वो तब भी इसी रास्ते जाएगा? हाँ वो पहले ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन उसका रास्ते की डायरेक्शन पलट जाएगी।
रास्ता वही रहा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगी। पहले वो ऐसे से ऐसे गया, अब वो ऐसे से ऐसे गया, तो यही तो क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ है। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ है कि रास्ता ही उल्टा कर दिया उसने, अपने डायरेक्शन उल्टी कर दी रास्ते पे आने की। ऐसी क्या लाइट भी रिवर्स कर रही है यहाँ पे? क्या लाइट रिवर्स कर रही है कि अगर मान लो कोई लाइट रे फोकस से पास करी, तो फिर वो पास करने के बाद, फोकस से पास करने का जब रिफ्लेक्ट हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और यहाँ कहानी कहती है कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास कर गई। तो इसका क्या मतलब कि अगर मैंने मान लो जो सोर्स यहाँ पे था, जो यहाँ से लाइट रे आई थी, मैंने उसको हटा के सोर्स यहाँ पे कर दिया, सोर्स मैंने यहाँ पे कर दिया अपना बल्ब, और लाइट रे फोकस से पास करी, तो क्या इसका रास्ता पूरा पलट जाएगा? हाँ, रास्ता तो पूरा पलट जाएगा, रास्ता तो पूरा पलट जाएगा। और उस केस में क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की लाइट का रास्ता पलट गया, डायरेक्शन पलट गई, रास्ता वही रहा, कि लाइट पूरी रिवर्स ऑर्डर में आने लग गई। समझ में आई कहानी? हाँ, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को हम यहाँ पे लगाते हैं और फिर इस रूल को लिखते हैं कि इफ अ लाइट रे, इफ एन इंसिडेंट लाइट रे, ये सोर्स हम बना रहे हैं तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, बाकी आप लोग ये अपना साइक्लिस्ट वाला एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। हाँ, कि फोकस से पास करी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। इफ एन इंसिडेंट लाइट रे passes through focus of concave mirror, कि कॉन्केव मिरर के फोकस से पास करी, कॉन्केव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट होने का क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, किसकी मदद से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की मदद से। कहानी समझ में आई? कॉन्सेप्ट का मजा आया? हाँ, मजा तो आया। अब रूल नंबर 3, अब कौन सी जगह बची, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी तो फोकस से पास करी, फोकस से पास करी तो प्रिंसिपल एक्सिस के, एन इंसिडेंट लाइट रे पासेस थ्रू फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कोई लाइट रे डाल के देख सकते हैं। हाँ, अब एक इसका रूल बनाना सिखा दो मेरे को, मजे आ जाएंगे, है ना। चलो, तीसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर के, कॉन्सेप्ट में मजा आना चाहिए यार, जितना कॉन्सेप्ट में फील आएगा उतना यहां समझ में आएगा। Oh, I understand it very well. I have learned a lot of English stuff. English. मेरे को इंग्लिश आती है भाई। अब भाई आप जैसे लोगों को जितनी अच्छी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश तो मुझे भी आती है। I know you all are very educated people. Pole, focus, center of curvature. अब अगर मैं कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालूंगा तो क्या होगा, मान लो कोई लाइट रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दी, दिख भी रही है यहाँ पे, तो कॉन्केव मिरर के ही रूल चल रहा है अभी। तो मैंने मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे डाली, मैंने कोई भी लाइट रे डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? अगर मेरे को इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से मेरे को नॉर्मल बनाना है, तो क्या वो नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा? हाँ, वो नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगा। मैं अब बना नहीं रहा क्योंकि ये पूरी उड़ जाएगी। तो नॉर्मल भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहाँ पे नॉर्मल जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, इंसिडेंट लाइट रे भी कि कोई चीज ऐसे है और उसी पे ही उसका नॉर्मल भी पास कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है यहाँ से ऐसे, है ना। प्लेन वेव में भी तो ये कहानी पड़ी थी नॉर्मल इंसिडेंट वाली, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, 0, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे उसी सेम लाइन पे लाई करते हैं, तो ये 0 डिग्री होगी, सेम ही लाइन पे, इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, पढ़ा है सबने, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबने पढ़ा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होगा? हाँ, और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होता तो नॉर्मल इंसिडेंट का केस जो था
नॉर्मल इंसिडेंस वाला जो केस था, प्लेन मिरर थी, ये भी पढ़ा था हमने। तो क्या जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल, अब जब वही 0 डिग्री, क्या ये उसी रास्ते पे नहीं निकल जाएगी जिस रास्ते पे, क्या ये उसी रास्ते पे नहीं जाएगी जिस रास्ते पे इंसिडेंट लाइट रे थी, बस उसका रास्ता रिवर्स हो गया, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई और ये ऐसे चली गई। सो इफ एन इंसिडेंट लाइट रे passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक अलोंग दी सेम पाथ, वो उसी सेम रास्ते पे चली जाती है। इट गोज बैक मतलब उल्टे रास्ते को, बैक मतलब वापस, इट गोज बैक अलोंग दी सेम पाथ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ समझ में आया, ये समझ में आई कहानी? हाँ, यही 3 रूल होते हैं यार जो सिखाए जाते हैं। अब कोई कह रहा है पोल वाला भी सिखा दो, सिखा देते हैं, नीड नहीं है उसकी कोई ऐसी, बट सिखा देते हैं यार, वो रूल नहीं है, उसे एक्स्ट्रा डाल के ना, रूल ये 3 ही होते हैं। वो तो सिर्फ हम बना रहे हैं कहानियां बैठे हुए कि आप लोगों का काम आसान हो जाए। पोल वाला कोई भी रूल नहीं है, समझे आप? हाँ, पोल वाला कोई रूल नहीं है, वो सिर्फ हमने बनाई है यार कहानी, है वो भी लॉजिक ही, ये भी सब लॉजिक से आया, वो भी सब लॉजिक से आया है। चलो पिछला लेक्चर इसने नहीं देखो यार, याद से देख लेना, लेक्चर नंबर 3 हमारा, ठीक है? चैनल पे ही पड़ा हुआ, कुछ समय प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कि अब ये बनाई मैंने कहानी, एक और कॉन्केव मिरर। हाँ, कॉन्केव मिरर तो आपने बना दिया। चलो कॉन्केव मिरर एक बार ढंग से बनाते हैं, आ जाइए। गोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस भी बनाया। चलो बना लो। अब अगर कोई लाइट रे ऐसी हो जो पोल पे ही सीधा के स्ट्राइक कर रही हो तो क्या होगा? तो ये किधर की तरफ जाएगी? अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरफ होगा सबसे पहली बात तो भाई अब इसके नॉर्मल कहां से पास करेगा? नॉर्मल तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से करना चाहिए। अब ऐसी कौन सी लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाए? वो लाइन तो नॉर्मल ही होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा ना, वो नॉर्मल इस केस में कैसे हुआ? ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ऐसी लाइन जिसपे पोल भी आता हो और सेक्टर ऑफ कर्वेचर भी आता हो, जिसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ऐसी लाइन जिसके अंदर पोल भी हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो, और सेंटर पोल पे मारी तो मतलब पोल क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए नॉर्मल पे, हाँ, और उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल कहां से पास करता है स्फेरिकल सर्फेसेस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। ये वाली कहानी मैंने बताई थी। तो क्या इसके अंदर नॉर्मल, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल ही हो गया? इन दिस केस लिख लो, इन दिस केस प्रिंसिपल एक्सिस बिकम्स नॉर्मल। कहानी समझ में आई क्यों? क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स पास होने चाहिए। मैं इस पॉइंट से अगर बनाऊंगा भी तो प्रिंसिपल एक्सिस ही बना। हाँ, तो एंगल थीटा बनाया मैंने यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे कुछ, हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे है तो एंगल आर भी थीटा के बराबर होगा। तो क्या हुआ कि पोल पे मारी तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। बस यही लॉजिक था इसका, कुछ नहीं था। और इसके थीटा अलग अलग भी हो सकता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल पे जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक और थीटा बना दी यहाँ पे, जो इससे बड़ा है थीटा 1, तो जब वो डिविएट करेगा तो वो जाएगा भी इससे बड़े एंगल पे, थीटा 1 पे। समझ में आ रही है कहानी? हाँ, कि बड़ा एंगल डालोगे बड़े पे ही जाएगा, खत्म कहानी। तो यही थी इसके बेसिक रूल्स। अब बनानी चालू करते हैं इमेज की। ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे मैं रखूंगा और उसके बाद जज करूंगा, ठीक है? तो अब इमेज फॉर्मेशन की कहानी करते हैं शुरू। अब निकालो यार अपना प्रोटेक्टर, स्केल, कंपास, सब कुछ की जरूरत, मतलब सब कुछ की जरूरत। चल अब लिख दो इमेज फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन। तो सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे रखूं, ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे रखूं भाई। इन्फिनिटी या लास्ट में लेंगे, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड का थोड़ा सा मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा कि आप लोगों को अभी नहीं आता होगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस जगह के बीच में, इस जगह पे, पोल और फोकस के बीच। पोल पे एग्जैक्टली तो नहीं रख सकते ना, पोल तो मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर है। अब मिरर पे थोड़ी रख दोगे, नहीं, तो वो जितना भी पास हो जाए, इतना ही पास हो जाएगा ना, तो भी वो पोल और फोकस के बीच का ही माना जाएगा। तो हमारे पास एक पोजीशन है इन्फिनिटी। तो कई सारी पोजीशन है। सबसे पहले यहां इस एक्सट्रीम एंड से रखना चालू कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हो भाई, रख दिया एक ऑब्जेक्ट। अब क्या करूं मैं, इसकी दो लाइन ट्रेस अगर मैं मिला दूंगा तो ये बन जाएगी। थोड़ा सा बड़ा बनाओ यार इसको, ताकि थोड़ा सा हमें पता भी तो लगे। अब ठीक है, अब क्या मैं इसको एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दूं, हाँ डाल दो। अब देखो ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे पहले फिर कॉम्प्लेक्स भी बताऊंगा। तो अब क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करूंगा, नहीं, अब तो सीधा रूल लगाऊंगा और इसको फोकस से पास कर दूंगा, हो गया बस। अब दूसरी लाइट रे करनी है, दूसरी लाइट रे क्या मैं फोकस से ही डाल दूं, हाँ फोकस से लाइट रे डाल दो। फोकस से डाली हुई लाइट रे का क्या होता है, फोकस से डाली हुई लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। तो क्या ये इसकी इमेज नहीं बनी, हाँ इमेज तो बन गई। इमेज कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सी। तो इमेज कैसी है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, सी से दूर है ना, बियॉन्ड सी लिखो बट नॉट इंफिनिटी, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, बट नॉट इंफिनिटी, कुछ वैल्यू है पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई पहली इमेज फॉर्मेशन। हाँ ये कहानी तो समझ में आ गई कि इमेज अब कैसी है, मुझे बताओ इमेज इज, इमेज कैसी कैसी है, क्या क्या आप इसके अंदर देख पा रहे हो। पहले तो इमेज की पोजीशन देखो, कहां इमेज कहां पे है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड सी के मतलब जब ऑब्जेक्ट सी से दूर है तो इमेज कहां बनी, बिटवीन एफ एंड सी। अब दूसरी बात मुझे ये बताओ कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से या छोटी है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी सी, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी सी। ये देखो ऑब्जेक्ट इमेज, तो ये क्या है, डिमिनिश्ड है, मतलब साइज छोटा और डिमिनिश्ड का क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है हाइट ऑफ इमेज से, कि ऑब्जेक्ट भाई जो लंबा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO वो ज्यादा है हाइट ऑफ इमेज से। खत्म कहानी, हाँ खत्म। उसके बाद तीसरी बात और भी होगी यहाँ पे कुछ, तीसरी बात क्या होगी, अब ये मेरे को जब समझ में आ गया इतना, तो क्या मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि रियल में लाइट रेज मिल रही है कि नहीं मिल रही, हाँ रियल में दिख रही है भाई, रियल में ही मिल रही, मिरर के पीछे नहीं मिल रही, रियल में मिल रही है तो रियल होगी इमेज। और कैसी होगी, रियल के साथ उल्टी नहीं है, इन्वर्टेड होगी। हाँ ये भी बता दिए कि ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है। अब क्या ये इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा यार, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब देखो मैग्निफिकेशन की कहानी समझो, मैग्निफिकेशन होता है मतलब कोई चीज कितने गुना हो गई, हाउ मच डिड इट मैग्नीफाई, कितने गुना हो गई। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है मैग्निफिकेशन, कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी गुना हो गई, इमेज ऑब्जेक्ट के कितने गुने के बराबर है, वही तो बताएगी। हाँ अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां दिख रही है ज्यादा, हाइट ऑफ इमेज है कम, लेकिन एक चीज याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाइट्स होती है वो पॉजिटिव होती है और जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है वो नेगेटिव होती है, ये एक रूल याद रखो। बाकी तो साइन कन्वेंशन में अगले लेक्चर में ढंग से बताऊंगा, साइन कन्वेंशन में बेसिकली अगले लेक्चर में ढंग से बताऊंगा, जहां पे हम अगले के भी अगले में तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर करेंगे, उसका भी अगला जहां पे मिरर्स फॉर्मूला आएगा वहां बताऊंगा। तो ऐसे तो ऊपर वाली हाइट ऑफ इमेज क्या हुई, हाइट ऑफ इमेज, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, हाँ तो ये तो नेगेटिव होनी चाहिए, हाँ तो नेगेटिव होगी। ऊपर वाली क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्या मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हाँ क्योंकि नेगेटिव, मान लो ऊपर -2 है हाइट, नीचे वाले की -2 बनी है, लेकिन एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 थी, तो क्या ये ऊपर वाली -2/3 नेगेटिव नहीं हुआ, हाँ नेगेटिव होगा।
तो इस केस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तभी तो ऐसा होगा। हाँ, तो मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, तो इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। नीचे होगी तो मतलब उल्टी ही होगी, इन्वर्टेड ही होगी। कॉन्सेप्ट का फील समझ में आया? हाँ। अब मैग्निफिकेशन के मॉड की वैल्यू 1 से छोटी है या ज्यादा है। अब देखो मैग्निफिकेशन का मॉड का क्या मतलब होता है कि वैल्यू, हर चीज की वैल्यू पॉजिटिव लोगे यार। तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन ओलंपियाड में पूछ सकता है ऐसा सवाल, मॉड ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है। हाँ, तो 1 अगर ये इसकी वैल्यू है तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के मॉड के बराबर होनी चाहिए। हाइट ऑफ इमेज अगर उल्टी भी है तो भी उसकी अगर हम वैल्यू से वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तब वो 1 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से कम नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस केस में क्या है, हाइट ऑफ इमेज का जो मॉड है ना, हाइट ऑफ इमेज का मॉड, हाइट ऑफ इमेज छोटी है उससे बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी मॉड में ही ले लेते हैं, तो क्या मैं इसको यहां पे भेज सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का पूरे का मॉड लेसर देन 1 है। हाँ, इसको यहां पे भेज दो, पॉजिटिव वैल्यू को की तरफ भेज सकते हो। अब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो क्या मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इस केस में 1 से छोटा है? हाँ, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इस केस में 1 से छोटा है। 1 से छोटा होने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हो गया कि हाइट ऑफ इमेज का जो मॉड है ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है। और मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है इस केस के अंदर। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि उल्टा ही होगा ना कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट होंगी। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर ही हो तो इमेज इस केस में नीचे ही आएगी। तो इमेज क्या है, एफ और सी के बीच में है। इमेज क्या है, छोटी है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है हाइट ऑफ इमेज से। रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन का जो मॉड है ना वो 1 से भी छोटा है। कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 से छोटी आएगी, और जब वो 1 से छोटी आएगी तो मैग्निफिकेशन भी 1 से छोटा होगा, मैग्निफिकेशन का मॉड। ठीक है, और यहाँ इस केस में वैसे मैग्निफिकेशन भी हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि हर नेगेटिव वैल्यू 1 से छोटी होती है, लेकिन हर बार मैग्निफिकेशन नेगेटिव आए इसकी गारंटी नहीं है। अब क्या मैं इसे किसी और तरीके से भी बना सकता हूं? देखो, बना तो सकते हो, बनाने में कोई बात नहीं, हम बनाने की बातें करते हैं यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। ये सब तो थ्योरेटिकल बातें थी जो मैंने बता दी, अब इनका कोई यहाँ पे वो यूज नहीं है इतना। अभी बनेगी वही जगह ही इमेज। ठीक है, बना के दिखाऊं? हाँ, बना के दिखाओ। चलो इसको सबको मिटा मिटा इसको सबको मिटा ही दो। ठीक है, बनेगी वहीं पे बिटवीन एफ एंड सी, डिमिनिश। मेरे को तो याद है, मैं आपको बताता था कैसी कैसी बनी थी पिछली बार। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं कि मैं 4 से 5 डायग्राम एक साथ बना सकूं, क्योंकि कैमरे पे भी साफ नजर नहीं आएंगे, हमारी कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी एवरेज है यार। ठीक है, पोल है, बराबर दूरी पे फोकस लिया और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बनाने की ट्रिक सुनो। सबसे पहले जो आपकी नोटबुक का पेज होता है ना, ऐसे लाइनों वाला होता है, एग्जामों में भी और कहीं भी बोर्ड में भी दोगे, स्कूल एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, तो लाइनों के बीच का जो गैप होता है ना वो होता है बराबर। तो आप यहाँ पे ना एक जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर मानना, कंपास रखना और एक सर्कल बना लेना। ठीक है, उसके बाद सर्कल को मिटा लेना, मतलब पूरा मत बनाना, चाहे थोड़ा सा ही बनाना, और उसको मिटा के यहाँ पे ऐसे बना लेना अपना कॉन्केव मिरर। अब इस दूरी को मान लेना यहां से यहां तक वाली होगी पोल, और एक किसी लाइन के ऊपर ही बनाना। और फिर ये वाली जो है ना इसका आधा, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को आप बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देना। और रेडियस ऐसा लेना जो 2 से डिवाइड हो सके, 6 ले लिया, 5 ले लिया, कि 2.5 पे बना दिया फोकस, या 3 पे बना दी। इस तरीके से आप उसको आधे करके बना लेना फोकस, और थोड़ा बड़ा बनाना कि रेडियस थोड़ी बड़ी ही लेना। ठीक है, और उसका जहां भी ऑब्जेक्ट रखना है यार वो प्रॉपर एक लाइनों के गैप पे उसमें रख देना, कि जैसे 2 लाइन के गैप पे रख दिया। ठीक है, कि 2 लाइन के गैप पे रख दिया, उसके बाद जो इमेज बनेगी वो ले। ये थोड़ा सा जुगाड़ था एग्जाम के लिए, और इससे बनता भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन स्केल से बनाना भाई साहब लाइनें, क्योंकि ये देखो ये एक दूसरे के पैरेलल ही होती है, तो तुम स्केल से बनाना और यहां से इसके जोड़ देना, ऐसी काम करना। मैं बार बार कहता हूं यही काम कर लेना, स्केल से बनाना, और अगर अलग केस बना तो प्रोटेक्टर से बनाना।
और मैं बार बार बोलूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे तरीकों से बनानी सिखाऊंगा, लेकिन बोर्ड के अंदर जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले रूल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के रूल से ही बनाना, बोर्ड में जाके स्कूल एग्जाम में जाके बनाना। यहां पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, बस यहां पे मेरा यही एक इंटेंशन है। वरना जो ऐसे जिस तरीके से आपको बुक्स में बनाओ जनरली मिलता है वैसे ही बनाना। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के लिए हर तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, कहीं वहां पे मार्क्स कट जाए आपके, तो ये वाले तरीके मत अपनाना, ये सिर्फ मैं यहां के लिए बता रहा हूं। अब देखो बियॉन्ड सी था तो मान लो मैंने एक पास कर दिया पोल से, अब प्रिंसिपल एक्सिस ही मेरा नॉर्मल बन गया, तो क्या ये एंगल थीटा है? मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के एक और एंगल ऐसे बना सकता हूँ थीटा, हाँ जी बना सकते हो। अब क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक लाइट रे पास कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। अब इसी को वापस जोड़ दोगे क्योंकि सेम उस पे आएगा, तो क्या अब भी ऑब्जेक्ट वही बना? हाँ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी बना, ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड ही बना, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन यहाँ भी नेगेटिव आया, यहाँ भी हाइट ऑफ इमेज का मॉड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है क्योंकि डिमिनिश्ड हुआ, और यहाँ पे भी इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनी। अरे भाई तो ये तो किसी भी तरीके से बन सकता है यार, बनाने को आप 1000 तरीके से बना सकते हैं। एक और करके दिखाएं, एक और करके, एक और भी बता दो, कोई कह रहा है बताए जाओ, आ जाओ, रुको मत। ठीक है तो आप कैसे भी बना सकते हो यार। अब देखो कोई ऐसा भी जुगाड़ लगा सकता है, लेकिन ये वाले तरीके बोर्ड में जाके मत बनाना, कहीं नंबर कट जाए उसके बाद कह रहे हो कि हमारे नंबर कट गए। नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए बताया। कोई अपना ये वाला दिमाग भी चला सकता है। देखो ये मेरे दिमाग में भी हाथों आता है तो सोचा बता देते हैं कि देखो ऐसे ऑब्जेक्ट लिया, अब ये मैंने किसी भी एंगल पे डाल दिया, मुझे नहीं पता क्या एंगल है, लेकिन मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना इसको जोड़ा, मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे भी करके जोड़ा, स्केल से बनाना आप लोग। अब यहाँ पे मैंने नापा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जी थीटा, अब इतना ही ये डिविएट होगा, हाँ होना तो चाहिए। अब ये मान लो थीटा से ही जाएगा ये एंगल थीटा, तो थीटा यहाँ तो यहीं से डिविएट हो जाएगा थीटा से ही। उसके बाद मान लो मैंने कोई और लाइट रे डाल ये वाली, और फिर मैंने यहां से पास करी, तो क्या तब भी ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मान लो क्या मैंने फोकस से पास करी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैंने ये एबनॉर्मल तरीके से भी लाइट रे बनाई तो क्या मैं कॉन्सेप्चुअली गलत हूं? नहीं हूं, क्योंकि तब भी ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से ही पास करेगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी बनी। इमेज कैसी बनी? डिमिनिश्ड ही बनी। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हाइट ऑफ इमेज का मॉड हर बार क्या आएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम ही आएगा। तो किसी भी तरीके से बनाओ यार, सब जगह से सही होगा। आप लोग सारे केस नोट में बनाओ, लेकिन मार्क करके लिख लो। जो मैं सबसे पहला केस बता रहा हूं ना, वो आपकी किताबों के स्टाइल में ऐसे किताबों में लिखा होता है ताकि आपके नंबर ना कटे। बनाने को तो आप ऐसे बना लो, कोई मनाही नहीं है, फिजिक्स सही कह रही है, लेकिन बोर्ड में स्कूल एग्जाम्स में नंबर कटने का डर रहता है, तो वहां पे वही बनाना। यहाँ घर में तो कुछ भी यार प्रैक्टिस करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाओ, घर में आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? हाँ समझ में आ गई। अब आप बोलो कि ये तो सिर्फ ऊपर वाले से एक पॉइंट की इमेज बनी होगी। हाँ बिल्कुल करेक्ट कह रहे, जो ये सोच रहे हैं ये भी सही है। फिर इस पॉइंट की बनी होगी, फिर इसकी 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 इसकी, तो हम सबकी क्यों नहीं दिखाते? अरे हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट आता है, हम सिर्फ इतना दिखाते हैं कि हमें तो अब हमने ऑब्जेक्ट को हल्का सा आगे किया, पहले बियॉन्ड सी था, अब थोड़ा सा आगे करेंगे तो क्या आएगा? सी पे आएगा ऑब्जेक्ट। हाँ तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को सी पे रखूं? हाँ जी रख दो। ऑब्जेक्ट एट सी का केस अब हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट सी का बहुत ही प्यारा केस है, सबसे सिंपल केस में से एक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हमने सी पे, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, कॉन्केव मिरर ही बनाया है मैंने। ये तो बिटवीन एफ एंड सी एट सी, एग्जैक्टली एट सी मैंने एक ऑब्जेक्ट बिठा दिया, ऑब्जेक्ट को हमने कर दिया खड़ा। अब हमने करा यहां से क्या किया? हमने एक लाइट रे डाल दी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसको पास करा दी हमने फोकस से। ठीक है, हाँ जी। अब मैंने एक लाइट रे तो डाली, और वो डाली मैंने इस तरीके से कि वो ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो फोकस से पास करी। अब जब फोकस से ही पास करी तो क्या होगा? वो जी सेंटर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। मैंने दूसरी लाइट रे कहां डाली? फोकस से डाली। अब फोकस से पास करने के बाद जब वो इस जगह मारेगी, रिफ्लेक्ट होने के लिए आएगी इंसिडेंट लाइट रे,
तो कहां स्ट्राइक करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। हाँ जी, तो अब जो हमारी इमेज बनी वो बन गई। हाँ जी, ये इमेज बन गई मेरी, ये मेरी इमेज बन गई। हाँ जी, इमेज बन गई। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रही, ये रही मेरी हाइट ऑफ इमेज रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज कहाँ कहाँ पे है, इमेज के ट्रेड्स को डिफाइन करो। इमेज कहाँ पे है यार, ये देखो बहुत जब एग्जैक्ट पोजीशन बनानी होती है ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इमेज कहाँ पे है, इमेज है सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई है। एग्जैक्टली क्यों आई है, क्योंकि देखो ये जब यहाँ पे इंटरसेक्ट गई, ऐसे गई और ये यहाँ पे आ गई, तो इमेज किस पे बनी, सी पे ही बन गई। ठीक है, और कैसी क्या है, लाइट रेज रियल में मिली। हाँ, इस पॉइंट पे रियल में मिली है। तो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड समझ में आ गया। हाँ जी, रियल एंड इन्वर्टेड है ये। उसके बाद अब क्या होगा, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या ये इनका साइज सेम है, दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम साइज ही बनाई है मैंने। तो साइज ऑफ इमेज क्या बोलोगे कि हाइट ऑफ इमेज का जो मॉड है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखो नीचे है नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, लेकिन उनका साइज तो सेम है। तो हाइट ऑफ इमेज का मॉड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितना ही साइज है इसका। ठीक है, अब चौथा लिखो भाई कि एट सी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये कहानी हुई। अब इसका मैग्निफिकेशन क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगी कहानी, कहानी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। हाँ जी, नेगेटिव आएगी इस केस के लिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही आएगा। तो नेगेटिव का हमेशा से क्या मतलब रहा है कि इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी ना, तभी तो दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, इन्वर्टेड होगी इमेज। अब जब इमेज इन्वर्टेड होगी तो इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल चलेगा, ये हमेशा साथ साथ रहने वाला दोस्त है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो कहानी समझो यार, मैग्निफिकेशन का जो मॉड होगा क्या वो हाइट ऑफ इमेज के मॉड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड के बराबर होगा। हाँ होगा। तो क्या जब मैं मैग्निफिकेशन के मॉड की कैलकुलेशन करूंगा तो हाइट ऑफ इमेज का जो मॉड है वो, देखो हाइट ऑफ इमेज का मॉड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर है। हाँ जी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वैसे पॉजिटिव है, तो नीचे भी मॉड हटा सकते हैं, तो 1 आ गया। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी मॉड की। हाँ जी, इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसे है, इक्वल इन साइज है, साइज इनका इक्वल है। और मैग्निफिकेशन की हमेशा एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, एक्चुअल वैल्यू देखो क्या रहेगी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज क्या रही, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड में तो माइनस, और साइज सेम है इन दोनों का, साइज सेम है, हाइट सेम है, तो एचओ माइनस का हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहा, -1। तो नेगेटिव के साथ देखो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में इसका क्या रहा, हमेशा -1 रहा, एक डिफाइंड वैल्यू। समझ में आया। हाँ, अब कॉन्सेप्ट का फील तो आया हमें थोड़ा सा। अब देखो, अब मैं एक और तरीके से बना के दिखाऊं इसे। पहला तरीका नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लो, ये सारी जानकारी बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं अभी, तभी टाइम ले रहा हूं, वरना तो मैं चाहता तो 15 मिनट 20 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म कर देता कि बोर्ड पे डायग्राम बना लेता पहले से, उसका कंटिन्यू करके आपको डिटेल्स लिखवा देता और कर देता ऐसे खत्म। लेकिन मैं चलो पूरे कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम में ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन यार अगर कोशिश करो तो हो सकता है आप लोग लास्ट तक 1.5 घंटे 2 घंटे तक रुक जाओ। ठीक है, पूरी कहानी सीख के जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब क्या मैं इसको दोबारा बना के दिखा दूं आपको एक बार। हाँ, अब बना के दिखा दो भाई अपनी मर्जी से। अब मान लो मैंने उठा ली कोई भी लाइट रे एच, और मैंने इसका जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल पास होगा, ये होगा तो थीटा। अब क्या मैं बची कहानी रब कर दूं, हाँ बची कहानी, चलो इस बार रब नहीं करते, इस बार मैग्निफिकेशन वाली कहानी यहाँ वाली पूरी रब कर देता हूँ मैं, यहाँ वाली इसलिए कि इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको निकालनी सिखाई दी है। ठीक है, चलो ये वाली कहानी मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ कि जैसे मान लो एक मैं कहानी समझाता हूँ कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, वो प्रिंसिपल के पैनल तो फोकस से जा रही है, और अगर मान लो कोई ऐसी लाइट रे जो पोल पे जा रही है तो पोल के पास सेम एंगल बनाती हुई जा रही है, तो अगर इसके बीच में कोई लाइट आएगी तो क्या इन दोनों के बीच से नहीं जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही इन दो के बीच में कि मतलब ना ये पैरेलल है ना ये पोल पे है, तो ये बीच से ही निकलेगी ना, इनके थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट लगाओ यार। ठीक है,
अब देखो थोड़ा सा बोर्ड पे हाथ स्लिप करता है क्योंकि ये बहुत सिंपल बोर्ड है यार। हाँ, अब ठीक बना। ये एंगल भी थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों थीटा। अब देखो भाई, एक लाइट रे डाल दो, मान लो आपने डाल दिया पोल से दूसरी, इसका एंगल वो थीटा वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या इसी एंगल थीटा वन पे मैं डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हो। तो क्या ये इसी एंगल थीटा वन पे गई? हाँ जी इसी एंगल थीटा वन पे गई। क्या अब भी यही सेम इमेज बनी? अब भी यही सेम ऑब्जेक्ट रहा, सब वही था, ऑब्जेक्ट वही था, पोजीशन वही थी, इमेज भी वही थी, लेकिन बनाया हमने अलग तरीके से। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट मैटर्स, कि आपको समझ में आया कम से कम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने रीजनिंग वाली बात बताई थी कि थोड़ा सा इससे समझ सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, आप प्रोटेक्टर रख के नापोगे बन जाएगा आप लोगों से। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बना लोगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे कर सकता हूँ? बिटवीन एफ एंड सी रख सकता हूँ? हाँ रख सकते हो, अब रख सकते हो। चलो आज अब बिटवीन एफ एंड सी की कहानी पढ़ते हैं। ये वाली कहानी में मजा आ रहा है ना मेरे साथ? जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत वसूल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। तो भाई सर्दियों के महीने चल रहे हैं, सर्दियों के महीने, सर्दियों के महीने, सर्दियों के महीने में होती है बहुत ज्यादा सर्दी। अरे भाई ऐसी बातें कर रहे हो। चलो तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और इस डायग्राम को बनाना चालू कीजिए। पोल कुछ ज्यादा ही फ्लैट बना दिया है इसका सरफेस। चलो ठीक है, हाँ जी समझ में तो आ रही है कहानी। अब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे हम लाइट ऑब्जेक्ट को। अरे भाई कैसी पोजीशन दे रहे हो ऑब्जेक्ट को आप लोग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। अब इसकी हाइट ले लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको पहले लाइट रे डाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली मैंने। उसके बाद ये वाली जो लाइट रे रहेगी ये फोकस से ही पास करेगी। हाँ जी फोकस से ही पास करेगी। ठीक है, जब ये लाइट रे फोकस से ही पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का रूल क्या है? एनी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपॉन रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस ओनली। तो फोकस से ही पास कर दो इसको। हाँ जी कर दिया। ठीक है, अब उसके फोकस से पास कर दो एक लाइट रे। अब जो भी लाइट रे फोकस से पास करेगी, क्या उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी? हाँ जी, ये वाला रूल भी मैंने आपको बताया था। जब ये वाला रूल मैंने आपको बताया था, जब ये वाला रूल मैंने आपको बताया था, तो अब देखो अब ये क्या हुई, अब ये क्या हुआ, ये सी थोड़ा सा मैंने आगे शिफ्ट कर दी, डायग्राम में थोड़ी सी गड़बड़ होती। आप लोग स्केल से बनाओगे तो अच्छे से ही बना पाओगे। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जब ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, ये इन्वर्टेड हुआ। देखो थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा है ये, और ये बड़ा है साइज में। तो इमेज किस तरीके की है? तीसरा है ये इमेज इज कैसी है? इमेज इज कहां है? बियॉन्ड सी, सी से पीछे है, सी से पीछे की तरफ है, बियॉन्ड सी। अब देखो कहां है बियॉन्ड सी, कैसी है? क्या रियल में मिली? हाँ जी रियल के साथ सदा इन्वर्टेड रहता है जी, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, अब कैसी है, क्या हुआ, ये बड़ी हुई ना साइज में, ये और ये, तो ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये कैसी है? बड़ी है साइज में, मैग्नीफाइड है। तो क्या हम इसका मॉड बड़ा मान सकते हैं कि नीचे वाली का हम मॉड लेने की पॉजिटिव वैल्यू ही हम हाइट में कंपैरिजन यूज करते हैं? हाइट ऑफ इमेज का मॉड बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसका चौथी कहानी पढ़ो। अब क्या होगा? बियॉन्ड सी है, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है। बहुत बढ़िया चल रही है कहानी हमारी, मैग्नीफाइड। और अब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, क्योंकि नेगेटिव, अब देखो क्या होगा, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव बाय में पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देखो मैग्निफिकेशन का जो मॉड होगा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी ना। कैसे बड़ी होगी? क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन का जो मॉड है उसकी कैलकुलेशन यहाँ देखो, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का ही तो मॉड लेंगे क्योंकि वही उल्टी हो सकती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्निफिकेशन की जो मॉड की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? ये बड़ा है इससे भाई, ये बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से।
तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कुछ ज्यादा नहीं रहेगी? हाँ, मैग्निफिकेशन का मोड हमेशा 1 से तो ज्यादा ही रहेगा। कैसे रहेगा कि आप इस कहानी को ऐसे भी समझ सकते हो ना कि हाइट ऑफ इमेज बाय माय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से जब मैं उठा के इसको रखूंगा इज ग्रेटर देन 1। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी को पता है हमें कि जब हम दोनों तरफ सेम पॉजिटिव चीज से डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ सेम पॉजिटिव चीज से डिवाइड करते हैं, तो वो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तो मैग्निफिकेशन का मॉड है, तो मैग्निफिकेशन का मॉड ग्रेटर देन 1 नहीं आ गया? मैग्निफिकेशन का मॉड ग्रेटर देन 1 नहीं आ गया, यही सेम चीज ही तो यहाँ है। तो मैग्निफिकेशन का मॉड ग्रेटर देन 1 आ गया, मतलब इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। और जहां भी नेगेटिव आए मतलब लगा लो रियल एंड इन्वर्टेड है कॉन्केव के केस में। चलो समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसको किसी और तरीके से बना सकता हूँ? हाँ बना सकते हो, बनाने को तो आप किसी भी तरीके से ले लो यार, कोई मना नहीं है। एक वैसा भी केस बना कर दिखा दो। अब देखो इसमें क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे क्यों शिफ्ट करा मैं बताता हूँ कि डायग्राम देखो बोर्ड पे बार बार हाथ स्लिप होता है डायग्राम बनाते हुए इस टाइप के। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हल्का सा स्लिप हो गया तो सी के बिल्कुल क्लोजेस्ट आ गया था। अब इससे बेटर तो यही है कि मैं थोड़ा सा सी को आगे शिफ्ट कर दूं आपको समझाने के लिए। आप लोग जब नोट में बनाओगे उस तरीके से जैसे मैंने बताया है बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब देखो, अब मैंने मान लो ले ली एक लाइट रे डाल दी सीधा मैंने पोल पे, एंगल रखा θ1। अब ये क्या यहाँ से पास नहीं करेगी? करेगी भाई, θ1, क्योंकि सेम ही वो पोल वाला केस मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। और मैंने मान लो एक लाइट रे डाल दी ऐसे, और अब मैंने इस बार ना नीचे से डाल, इस बार मैं लाइटर मान लो डाल दी सीधा सरफेस पे एकदम नीचे, सरफेस पे एकदम नीचे लाइटर डाल दी मैंने। और अब मैंने इसको जोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ से करा नॉर्मल मैंने पास थीटा। तो क्या ये यहाँ से थीटा से बेंड नहीं हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। और बेंड होने के बाद ये कितने एंगल से बेंड होगी? थीटा एंगल पे बेंड होने के बाद भी ये यहीं पे ही तो जाएगी। देखो ये एक इंसिडेंट लाइट आई, इसने नॉर्मल यहाँ पे बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो क्या नॉर्मल के साथ इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बनाएगा? इतना ही बेंड नहीं हो जाएगा इधर? हाँ हो जाएगा। तो क्या तब भी नहीं बनी? अरे आपने तो अलग अलग केस हर बारी हमें अलग कहानी बताई। अरे पहले वाला केस स्टैंडर्डाइज केस है जो हर किताब में मिल जाएगा। मैं तो यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्टर्स में ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए आप वही बनाना जो कि आसान हो। मैं तो पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे लाएंगे तो फोकस पे लाकर रख सकता हूं। हाँ रख तो सकते हो फोकस पे, ये चीज तो मैं कर सकता हूं कि ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रख दूं। लेकिन आप लोगों को अभी इसके फोकस पे रखने का ना एक चीज सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ऑब्जेक्ट को जब मैं फोकस पे रखूंगा तब एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करके फोकस पे रख देता हूं। चलो भाई, मैग्निफिकेशन का लिख ही रहने दो कि मैग्निफिकेशन का मॉड जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज के मॉड के बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड के बराबर होता है। लिखे तो रहने दे सकता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े आगे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। ठीक है चलो, चौथी कहानी ऑब्जेक्ट एट एफ। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके लिए लेक्चर तो बना ही रहे हैं भाई, क्योंकि जरूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को फील करना जरूरी है। खांसी जुकाम तो साइड में रख दो थोड़ा सा, ठीक है। और अगर मेरी आवाज से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही है कि झंझनाहट है आवाज में, थोड़ी गड़गड़ है, तो भाई आई एम रियली सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, हम रखेंगे एफ पे। चलो चलो भाई, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखें। हाँ जी रख दीजिए। आप लोग ही बनवा रहे हो, मैं ये डायग्राम नहीं बना रहा। अगर कोई इंसान लास्ट तक भाई वीडियो देखता है तो कृपया करके मुझे कमेंट में बता दो कि आपने लास्ट तक रुक रहे हैं। आप लोग अगर कोई लास्ट तक रुका है इस वीडियो को देखने के लिए, even if one person is studying from my lectures and they are helping them in their education and these lectures are helping them in their education, then my work is worth it, otherwise not। तो कमेंट में बता देना अगर कोई लास्ट तक देख भी रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे मैंने। अब फोकस पे रखने के बाद क्या मैं इसको पोल से लाइट रे पास करा सकता हूँ? हाँ, पोल पे मैं इंसिडेंट लाइट रे डाल सकता हूँ। डाल दो जी, स्टैंडर्डाइज केस बता रहे हैं अभी तो, बहुत स्टैंडर्ड सा केस है ये। ठीक है, जो ज्यादातर किताबों में मिल ही जाता है।
ठीक है, रख दो, दोबारा बनाते हैं हल्का सा रह गए। हाँ अब ठीक है, एंगल रख दिया थीटा। अब क्या ये इसी एंगल थीटा से बेंड करके यहाँ पे पास नहीं करेंगी? हाँ जी ये कर जाएंगी। अब इसके बाद क्या मैं एक लाइटर कहीं और से ही पास कर सकता हूँ? देखो आप करने को तो कहीं से भी कर दो, लेकिन अभी हम ना स्टैंडर्ड बुक वाला केस लिया तो मैं इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा। अब कैसे करोगे यार, हमें एक ऐसी इंसिडेंट लाइटर बनानी पड़ेगी जिसका नॉर्मल भी उसी पे पड़ता हो। क्यों? क्योंकि तभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। हाँ तो मैंने अगर एक ऐसी लाइटर बनाई जो यहाँ पे जाके टकराई, अब इसका ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से मेरे को नॉर्मल बनाना है। अब ये लाइटर कैसे बनेगी भाई इसका नॉर्मल? अरे नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइटर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो क्या है इसी सेम पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो जाएगी? हाँ। अब जब ये रिफ्लेक्ट हो ही गई तो जी ये हो गई। अब ये क्या है, ये दोनों लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल बनाई है मैंने, दीज लाइट रेज आर पैरेलल। तो ये इमेज क्या हुई, कहीं क्या बनेगी? कहीं तो जाके बनेगी ना। तो जो बहुत ज्यादा पैरेलल होती है, पैरेलल लाइट रेज को इमेजिन करते हैं कि बहुत ज्यादा कहीं दूर जाके बनी, कि एट इंफिनिटी बहुत दूर जाके बनी है। इनके लिए तो ये यार छोटा सा इसका मान लो है 0.1 सेंटीमीटर है इसका फोकल लेंथ, ये 0.2 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए तो यार 1 मीटर की दूरी में इन्फिनिटी, 2 मीटर की दूरी में इन्फिनिटी जितनी हो गई। तो इमेज कहां पे बनी? इसके लिए 1 किलोमीटर को इन्फिनिटी, बहुत बड़ा इन्फिनिटी के आसपास की वैल्यू, इमेजेस एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है यार इमेज, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी पे इमेज इज एट इन्फिनिटी। अगर हम मानते हैं कि पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे मीट करती है, हम एक assumption मानते हैं कि पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, हम मानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर कि पैरेलल रेस इंफिनिटी पे जाके मिल जाती है, ठीक है। हाँ तो अब देखो एट इंफिनिटी बनी, क्या है रियल में मिली। जब हम मान रहे हैं कि रियल में मिल रही है इंफिनिटी पे, तो रियल है और इन्वर्टेड है। हाँ जी इन्वर्टेड तो है। और इमेज क्या दिख रही है, बहुत ज्यादा गुना हो गई है यार। हाँ हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत ज्यादा बड़ी है ये, हाईली मैग्नीफाइड। अब देखो मैग्निफिकेशन की कहानी निकालेंगे अब हम। मैग्निफिकेशन की कहानी, तो ये ऊपर वाली साइड है हमेशा की तरह पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, बाय में पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन यहाँ भी क्या है यार नेगेटिव। नेगेटिव मैग्निफिकेशन कॉन्केव मिरर के केस में क्या चीज की कहानी समझाता है कि इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मॉड अब निकालो। अब देखो भाई यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि जो है हाईली मैग्नीफाइड है। तो हाईली मैग्नीफाइड के केस में क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज का मॉड बहुत बहुत बड़ा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाँ तो क्या मैं इसको हाइट ऑफ इमेज का मॉड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। अब यही तो मेरा मैग्निफिकेशन का मॉड है, तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से भी काफी बड़ा है। बिकॉज क्यों बड़ा है, क्यों बड़ा है भाई ये? क्योंकि ये हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। कहानी समझ में आई? हाँ जी कहानी तो समझ में आ गई। अब क्या इसको बनाने का और भी तरीके, बहुत तरीके हैं, समझ में आई? हाँ जी समझ में तो आ गई हमें कहानी। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, यहाँ से वाला कोने वाला हिस्सा मिटा देता हूँ, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, ये सारा मिटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बना के कि 2 पैरेलल लाइट रेज, मैं बिल्कुल अलग तरीके से अब डाल के आपको सेम कहानी दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ही ज्यादा क्लियर होगा। बनेगी वो अब भी इंफिनिटी पे, बनेगी वो अब भी बहुत दूर ही इनफाइनाइट पे, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि मैं 2 बिल्कुल ही अलग तरीके की लाइट रेज ले लूंगा, ठीक है। ये मैंने किसी भी एंगल पर डाली, मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, आप लोग प्रोटेक्टर लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू एक लाइन पास करेंगे जिसको हम नाम देंगे नॉर्मल, और उसके बाद इसको हम ले लेंगे एंगल थीटा, ठीक है। तो मैंने थीटा के आसपास ही बेंड करी है। अब मैं एक और लाइट रे लूंगा जो मैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, ये मैंने डाली बिल्कुल एकदम लोअर पार्ट में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के नीचे वाले हिस्से में। ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या मैं यहां से भी एक लाइट रे पास कर पाऊंगा? हाँ जी कर तो सकते हो आप। इसका वैल्यू थीटा 1। अब जब ये थीटा 1 से ही बेंड हो जाएगी, यहाँ पे थीटा 1 से ही बेंड होगी,
तो क्या ये और ये लाइट रे जो है, क्या ये और ये लाइट रे थीटा वन थोड़ा सा इससे बड़ा है, लिटर में हल्का सा बड़ा है, मेरी सच मानो बात को, थीटा वन हल्का सा बड़ा, ठीक है। ये तो गई लाइट रे, लेकिन अब क्या थीटा वन जब इससे हल्का सा भी बड़ा है और हमें इसको थोड़ा सा यार ठीक करना पड़ेगा, हाँ अब ठीक है, लिटिल बिट करेक्शन। तो क्या अब ये दोनों लाइट रेस पैरेलल नहीं है? हाँ जी ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो क्या ये भी कहीं इन्फिनिटी पे जाके नहीं मिलेंगी? ये भी जाके मिली, बट ये इस केस को बनाने में देखो मैं बोर्ड में बना रहा हूँ इसलिए मेरा प्रोटेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को बनाने में हल्की सी प्रॉब्लम है। जब आप नोडो में बनाओगे प्रोटेक्टर के बहुत आराम से बना लोगे आप लोग, लेकिन आप देखो कि इस केस में भी तो ये बनी, इस केस में भी तो ये मिली, हाँ इस केस में भी मिली। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम कोई सा भी केस ले लें, हम अपनी तरफ से उसे बना सकते हैं? हाँ जी आप बना सकते हैं बिल्कुल। अब ठीक, ठीक है, मैंने उसको अभी एकदम बिल्कुल सटीक एंगल पे बनाया। अब बताओ मुझे, अब कहानी क्या गलत है? अब भी कहानी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन टीचर्स इस पे नंबर काट सकते हैं क्योंकि भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से हमने बनाया, इसलिए इसे बना रहा एग्जाम में, नोटबुक में चाहे बना लो अपनी। समझ में आ रही कहानी? अब भी कहानी वही बनी, हाँ अब भी कहानी वही की वही बनी। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इमेज और दूर पे दूर हो रही है और बड़ी पे बड़ी हो रही है साइज में। हाँ ये चीज तो ऑब्जर्व करी हमने कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इमेज दूर पे दूर हो रही है और साइज में बड़ी पे बड़ी हो रही है। हाँ ये चीज तो है कि जैसे जैसे हम पोल के क्लोजर आते जा रहे हैं कि हम कहां से, हम बियॉन्ड सी पे थे तब इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी और छोटी बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? एट सी रखा। मैंने ऑब्जेक्ट को उसके बाद कहां रखा? एट सी रखा। तो इमेज भी सेम ही साइज की बन गई थी, एट सी इक्वल साइज की ही थी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को उसके बाद हमने रखा बिटवीन एफ एंड सी रखा, तो इमेज कहां बनी थी? बियॉन्ड सी बनी थी और बड़ी बनी थी साइज में। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ पे, फोकस पे ही रखा, तो इमेज बनी थी कहां पे? बहुत दूर कहीं इंफिनिटी पे जाके, इस तरीके की। तो जैसे जैसे हम शीशे के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम पोल से दूर होते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट अप्रोचेस पोल, द इमेज इज गोइंग वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द पोल। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल को अप्रोच कर रहा है इमेज पोल से दूर जा रही है। ये कहानी कहां तक थी? ये कहानी कहां तक चली हमारी? बियॉन्ड सी से लेके फोकस तक, यही कहानी रही। तो क्या जब हम मैग्निफिकेशन फ्यूचर में मैं निकालूंगा तो क्या इनका कुछ दूरियों से भी लेना देना लग रहा है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा? ये कहानी तो ठीक ही रहेगी हमेशा, ऑलवेज वैलिड। लेंस पे लगाओ कहीं भी लगाओ ये तो सही है कि साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा देखना पड़ता है। देखो लेंस में मिरर में हर जगह साइन कन्वेंशन देखनी पड़ती है थोड़ी सी, ठीक है। साइन कन्वेंशन की मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब हम आगे मैग्निफिकेशन पे पूरा एक लेक्चर करूंगा 50-60 मिनट का, आप लोगों के साथ 1 घंटे का भी हो सकता है, तो उसमें क्या हम एक ऐसा फॉर्मूला ना बनाए कि जो डिस्टेंसेस पे हो कि इसकी दूरी, मतलब पोल से जो दूरी होती है ऑब्जेक्ट की उसको u और इमेज की दूरी को v कहते हैं। पोल से कहां से कैलकुलेट होती है वो मुझे कमेंट में बताओ, देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है। तो u और v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दे दिए, बता रहा हूं कमेंट में कि पोल से कैलकुलेट होती है, फोकस से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, कहीं से भी। ये वाली कहानी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैंने बताया नहीं आंसर, हो सकता है वो गलत भी हो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या कहीं से भी कहां से कैलकुलेट होती है कमेंट में बताना यू और भी। तो क्या मैग्निफिकेशन कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंडेंट है? हाँ लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंडेंट है, और फोकल लेंथ पे भी डिपेंडेंट होगा मैग्निफिकेशन। क्या ऐसा है कि मतलब ये जो ऑब्जेक्ट तो आप कहीं भी रखो, इमेज जो बन रही है वो अलग अलग पोजीशन के हिसाब से बन रही है, तो क्या ये इसको कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं करेंगे और इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं फोकस से नहीं जुड़ी होगी? तो मतलब पूरी कहानी जुड़ी हुई है यार, हाँ जुड़ी हुई तो होगी। तो ऐसे याद रखना कि जैसे जैसे इसके पास जाते जाएंगे फोकस तक में ये दूर होती जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तो हम लोग डियर स्टूडेंट्स काफी सारे केस देख चुके हैं, हाँ
हमने कॉन्केव के इतने सारे केस पढ़े कि पूछिए ही मत। हमने कॉन्केव का पढ़ा कि बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ। अब देखो हम थोड़ा सा इसको आगे भी देख सकते हैं, लेकिन एक एट इंफिनिटी वाला केस बचा है ना। अब देखो मैं तो आपको ये फील दिलाना चाहता था कि जहां भी रियल होगा ना वहां पे इन्वर्टेड जरूर आएगा। तो अब हम एट इंफिनिटी वाला केस ले लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो हमारा इंफिनिटी पे है। मतलब इंफिनिटी क्या होता है, अब इंफिनिटी क्या, कोई अनंत दूरी। इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा दूर, क्योंकि देखो इनका एक तो फोकल लेंथ इतना सा है, मान लो इतू सा, तो इसके लिए तो मान लो 1 किलोमीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी भी क्या है, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से जब लाइट रेस ट्रेवल कर रही होती है ना, तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल बन जाती हैं। ऐसी सन के साथ होता है, ऐसी हमारी जो डिश टीवी वाली होती है जो बहुत दूर से है, डिश टीवी होता है, एयरटेल टीवी होता है, बहुत सारी लगी होती है ना वैसी डिश सी, आप लोगों ने देखी होगी। ये सब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे एक एंटीना लगा होता है, डिश टीवी, वीडियोकॉन, ये सब आता है, आप लोगों को आई थिंक पता होगा, हाँ पता ही होगा, तो खैर आता है स्टूडेंट्स को। तो ऐसे फिर लाइट रेज आती हैं और इस तरीके से आती हैं, और जो इसका फोकस होता है यहाँ पे इस तरीके से बना होता है, यहाँ पे वो जो इनको सिग्नल को कैच करने वाला डिवाइस होता है कि वो इस जगह पड़ता है फोकस पे, और फिर हमें टेलीविजन की यहाँ से कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होता है, नीचे से तारे जा रही होती है, तो हमें टीवी नजर आता है, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। तो वो भी यही सेम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। वो भी ऐसे ही कॉन्केव सा सरफेस बनाते हैं। अब देखो वो वाली बात तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर 20, 25, 30 मिनट का होगा, और इसी सेम टॉपिक पे होगा कि स्फेरिकल मिरर कहाँ कहाँ पे लगता है, ठीक है। लेकिन अभी तो हम इंफिनिटी पे बात कर रहे हैं, हाँ तो ये भी वही सेम केस है। अब देखो, अब मैंने ले लिया कॉन्केव मिरर, ये तो ले लिया मैंने पोल, इसका क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर है ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जिसको लग रहा है मैं बहुत धीमे पढ़ाता हूं वो कृपया करके इस वीडियो को 1.5x 2x पे देखें, अच्छा रहेगा। और जिनको लगता है मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं वो 0.75x तक देख सकते हैं, 0.5x पे, उनकी मर्जी। हाँ, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज माय कंसर्न। तो ठीक है, अब ये समझ में आ गया, हाँ जी। अब लाइट रेज आ रही बहुत दूरी से, मान लो इंफिनिटी से, और डुमड़मड़मा डुमड़मड़मा बहुत दूर से आ रही है। अब मान लो ये यहाँ पे आई, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ऊपर वाली थोड़ी सी मेरे को पैरेलल लग नहीं रही, इसलिए मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बना देता हूं दोबारा से एक बार। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गई, और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से करी पास। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये करी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, और इसी तरीके से ये निकली फोकस से, और इसी तरीके से ये निकली फोकस से। अभी जिस पॉइंट पे इमेज बनाई वो पॉइंट कौन सा हुआ, फोकस। तो इमेज क्या हुई, इमेज कहां पे है, इमेज कहां पे है भाई, फोकस पे। तो इमेज है कहां पे, मुझे तो बस ये बता दो, इमेज इज कहां पे है, फोकस पे बनी ना, इमेज इज एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी, हाँ जी साफी दिख रही। अब देखो क्या है, ये तो बहुत ही पॉइंट साइज बनी ना, कि मतलब यहाँ पे मान लो कोई बहुत दूर इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये तो बहुत ही पॉइंट साइज बनी, हाँ। तो ये क्या हुआ, मतलब जितनी भी लाइट रेज है एक पॉइंट पे आके मिली, इतनी सी डिमिनिश्ड बनी। तो मतलब क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटी बनी है ये। थोड़ी साइंटिफिक वर्ड डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड इसका यूज करो, या फिर क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज्ड, कि पॉइंट साइज्ड है। और क्या है, देखो तीसरी बात, ये रियल है, हाँ रियल तो है। अब देखो एक मैं आपको खुशखबरी दे दूं, अगले वीडियो से कैमरा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ये आखिरी वीडियो जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अगले से हम लोग कैमरा क्वालिटी को इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो क्या है, रियल भी और इन्वर्टेड, क्योंकि रियल है, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा। अब मैग्निफिकेशन बताओ, तो देखो हाइट ऑफ इमेज का यहाँ पे जो मॉड है, क्या वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटा नहीं होगा, हाँ क्यों होगा, कोई कह रहा क्यों होगा भाई, क्यों होगा बहुत छोटा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंफिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहीं दूर इंफिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट वहां से लाइट रेज आ रही है और इस पे जाके लग रही है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बहुत हाईली डिमिनिश्ड है। तो अब देखो हाइट ऑफ इमेज का मॉड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मच मच लेसर देन 1। अब देखो हाइट ऑफ इमेज का मॉड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड चलो लगा दो, तो क्या है, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन मच मच लेसर देन 1। तो इससे क्या चीज पता लगती है, इससे हमें ये पता लगता है कि मैग्निफिकेशन मतलब क्या, बहुत बहुत कम है एक से भी।
मतलब हाइट ऑफ इमेज बहुत बहुत कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन है क्या यहाँ पे, अब मोड से तो पता ही लगता, लेकिन देखो इन्वर्टेड है, मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही होगा, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा मैग्निफिकेशन। समझ में आ गई कहानी? हाँ जी समझ में आ गई। क्या ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लगे बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही कहानी चल रही है। कहानी कोई कह रहा है हाँ बहुत फास्ट चलते हो, कोई कह रहा है बहुत स्लो चलते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग दूसरी चीज, छठी चीज क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट कहां है, थोड़ा सा आएगा तो बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो इसका क्या काम होगा भाई, इसका काम तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ क्यों बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर्ली इसी एक टॉपिक पे डेडिकेट करेंगे, कई सारे यूज बताऊंगा मैं आपको, कई सारे ऐसे बताऊंगा किताबों में आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट बढ़ाने की या बताने की, अरे बता, चिंता की कोई भी बात नहीं, डरना नहीं है। अब देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दिया मैंने बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो इससे लाइट रेस कैसे निकाले, एक लाइट रे मान लो मैंने डाल दी यहां से पोल पे, थोड़ी सी साफ सी बना दूं। कोई कह रहा है आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। कोई कह रहा है आपकी ड्राइंग बहुत ही गंदी है सर, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट से ड्राइंग में महारत हासिल करी है। तो ये पोल पे जाके लगी, अब ये है हमारा एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा पे जाके लगेगी। हाँ जी अब देखो कोई कह रहा है फोकस से निकाल दे, हाँ निकाल तो सकते हो, लेकिन एक चीज मेरे को लगी कॉन्सेप्चुअली कि जब आप ऐसे ऐसे पैरेलल डालोगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये यहाँ से जाते थोड़ा सा पाथ ऑब्स्ट्रक्टिंग नहीं लगेगा, हाँ लगेगा तो सही। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अब देखो जितने भी वो उस टाइप के केस होते हैं अलग अलग टाइप के, से वो मैंने आपको बता दिए पहले, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं बना सकता इसको, हाँ जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो जब मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही डालूंगा तो नॉर्मल कहां से बनेगा, नॉर्मल इस पॉइंट से बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो क्या होगा सेम उसी पे वापस चली जाएगी पाथ पे, हाँ जी चली जाएगी। और इस तरीके से क्या हो रहा है, ये साफ दिख रही है कि जब मैं इसको थोड़ा सा और दूर लेके जाऊं और इस वाली को थोड़ा सा और दूर, तो साफ दिख रहा है जब इनके पाथ आगे जा रहे हैं तो क्या कर रही है, डाइवर्जिंग लाइट रेज है, ये कैसी है डाइवर्जिंग है। तो जो हमारी ह्यूमन आई है इनको कहीं पीछे कन्वर्जिंग भी तो बनाएगी, डाइवर्जिंग लाइट रेज, तो कहीं तो इसको पीछे भी जोड़ेगी, हाँ जी जोड़ेगी। इसने इसको जोड़ा 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 और ये यहाँ पे जोड़ दिया, तो अब इमेज क्या बनी, इमेज तो मैग्नीफाई हो गई, लेकिन कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कैसी है, सबसे पहली बात तो रियल तो है नहीं, तो वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ ही क्या, अपराइट या इरेक्ट, मतलब एकदम जैसी इस पोस्टर में है ऐसी ही इस पोस्टर में है, वर्चुअल के साथ अपराइट एंड इरेक्ट, अपराइट इरेक्ट एक ही बात है, ठीक है। वर्चुअल के साथ अपराइट या इरेक्ट कुछ भी कह लो। और देखो ये इसको पीछे की तरफ जोड़ रही है, बिहाइंड द मिरर पोजीशन, बिहाइंड द मिरर बहुत सी किताबों में लिखा होता है पोल के पीछे वाली तरफ, मिरर के इधर की तरफ, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखोगे, साइज लिखोगे, क्या है हाईली मैग्नीफाइड, ये बहुत बड़ा साइज है, हाईली मैग्नीफाइड, काफी बड़ा कर दिया गया क्योंकि आप साफ देखो ये इतना सा और ये इतना बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड। चौथी कहानी क्या लिखूं बताओ, मैग्निफिकेशन किस तरीके से निकलेगा, क्या पॉजिटिव होगा, हाँ जी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है हाइट ऑफ इमेज भी इस बार, तो ये क्या पॉजिटिव नहीं होगी, हाँ, और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये पॉजिटिव। तो अच्छा, तो हाइट ऑफ इमेज बाय माय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होगा, पॉजिटिव बाय माय पॉजिटिव, तो इसका मॉड भी क्या होगा। अब देखो हाइट ऑफ इमेज तो ज्यादा है ना मॉड में, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड से, तो हाइट ऑफ इमेज बाय माय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मॉड है वो 1 से बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन भी क्या है, 1 से बड़ा, मतलब इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है। समझ में आ गई कहानी, हाँ जी कहानी तो समझ में हमें आ गई। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी, और आगे इसके हमें पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर।
वह तो वो आपको पहले ही रूल पता है, रूल पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल पता है। कैसे पता है? अब देखो कॉन्केव मिरर ने किस किस तरीके की इमेज बनाई कि जब ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी है, तब इमेज बनी बिटवीन एफ एंड पी, तो रियल और डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज कैसी बनी डियर स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज बनी एट सी, वो भी सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिटवीन एफ एंड पी आया तो बियॉन्ड सी बनी हाईली हाईली नहीं मैग्नीफाइड बनी थोड़ी सी, ठीक है, मैग्नीफाइड बनी बियॉन्ड सी, ठीक है, मैग्नीफाइड बनी, मैग्नीफाइड बनी और रियल बनी, ये सब भी रियल की कहानी चल रही है। एट एफ पे इमेज कैसी बनी? एट एफ पे कैसी बनी? रियल बनी, और एट इंफिनिटी मतलब हाईली मैग्नीफाइड बनी। उसके बाद हमने एट इंफिनिटी का केस किया, रियल और पॉइंट साइज हुए, तो मतलब हमारे पास रियल के तो कई सारे केसेस है कॉन्केव के अंदर, सारे ही तो हो चुके हैं। रियल में कोई क्या पॉइंट साइज सबसे छोटी, उसका डिमिनिश छोटी सी, उसके बाद सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट जितनी हुई थी, उसका मैग्नीफाइड, उसका हाईली मैग्नीफाइड, तो सारी रियल के साथ बना रहा है कॉन्केव। लेकिन वर्चुअल के साथ क्या है, जो वर्चुअल है ना उसमें सिर्फ एक ही केस बना रहा है कि वर्चुअल के साथ क्या है ना इसका केस कि वर्चुअल के साथ सिर्फ मैग्नीफाइड बना पा रहा है, वर्चुअल के साथ सिर्फ मैग्नीफाइड बना पा रहा है। तो अब हमें कोई ऐसा मिरर भी तो चाहिए जो वर्चुअल के साथ छोटी भी बना सके और वर्चुअल के साथ पॉइंट साइज भी बना सके। तो उसके लिए हमें जिस शीशे की जरूरत पड़ेगी वो कौन सा शीशा होगा? हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स तो सबसे पहला रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का कॉन्वेक्स का, कि ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा फोकस, और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी चीज से परेशान नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है सबसे पहला रूल की आपको पता है, हाँ जी क्या पता है, एक कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, हाँ जी क्या बताई थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी वाली नहीं देखी तो जाके देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे, एक लाइट रे डाल ली आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब नॉर्मल निकालेंगे अपना, हाँ जी निकल गया आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। अब ये क्या है, थीटा एंगल है, तो अब क्या है नॉर्मल से थोड़ी सी बेंड नहीं हो जाएगी ये लाइट, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ नहीं, अब ये ऊपर की तरफ जाएगी थीटा एंगल से ही। अब ये थीटा एंगल से ही ऊपर की तरफ गई, तो क्या मैं इसको पीछे की डायरेक्शन में जोड़ूंगा तो जिस पॉइंट पे आके मिली वो क्या है, वही पॉइंट तो हमारा फोकस कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसी जो कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब उसे रिफ्लेक्शन क्या पीछे की डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो क्या लगता है कि वो फोकस से आए, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन विद जॉइंट बैकवर्ड्स, क्या लगता है कि वो फोकस से पास करेंगे। यहां पे हमने फोकस की डेफिनेशन निकाली थी, यहां पे रूल लिख रहे हैं, इट पासेस, इट अपीयर्स टू, वहां पे तो हमने डेफिनेशन लिखी थी, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास कर रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहां नहीं लिख सकता? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो यहां भी लिखना चाहिए कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, कोई लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो क्या वो रिफ्लेक्शन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगी? हाँ, क्योंकि मान लो साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा है इस रास्ते पे, तो जब वो इसी से ही तो वापस लौट के आएगा, फिर मान लो उसने 180 डिग्री का टर्न लिया तो इसी रास्ते पे ही तो लौट के आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो दूसरा रूल क्या होगा, जब एक लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्शन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल बन जाएगी। अच्छा, तो ऐसी कहानी हो जाएगी। हाँ, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इसी में मॉडिफाई कर दूं, हाँ जी कर दूं, तो ये हो गया रूल नंबर हमारा 2, ठीक है। तो अब रूल नंबर 2 में क्या होगा कि जब फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, व्हेन लाइट रे इज डायरेक्टेड टू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जब फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की तरफ डायरेक्टेड है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन क्या किससे पास करेगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अरे आज तो मैं काफी किससे लिख रहा हूं, इट पासेस थ्रू फोकस, वो फोकस से पास कर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सॉरी इट बिकम्स
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है कि ऐसा लगता है कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगेगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फेनोमेनन कौन सा है, इसको हम कौन सा रूल से निकाला हमने, इसको पहले वाले को तुमने डेफिनेशन से निकाला, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये मैंने कॉन्केव के केस में अच्छे समझा दिया, यहाँ पे आप लोग लगा लेना, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब एक रूल ये वाला ही बनाएंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ कोई लाइट रे आ रही है तो, कि लाइट रे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तब क्या होगा, तो क्या होगा, तो नॉर्मल निकलेगा। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, वापस उसी पाथ पे चली जाएगी वो जिस पाथ से आई। हाँ जी, उसके आप पोल वाला पॉइंट लिखेंगे, उसके आज को खत्म करेंगे। चलो, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा है नहीं, कहानी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, काफी लंबा लेक्चर हो गया ये वाला भी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इस वर्ड को यहां से हटा दो। अब देखो, अगर कोई लाइट रे, अगर मैं यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाऊं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा, करीब आता जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इसी नॉर्मल की तरफ ही लाइट रे डाल दूं, मतलब इन सबको मिटा दो, जो हमारी लाइट रे है ना, फोकस का इसे मिटाते हैं। हाँ, जो हमारी लाइट रे है अगर वो खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हो, तब क्या होगा, अरे तब क्या होगा, तब तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस नहीं बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, तब ये 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस क्या बोलते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर के नॉर्मल, लेकिन इसी से ही तो नॉर्मल पास करेगा। हाँ जी, नॉर्मल करेगा। तो अगर कोई लाइट रे ऐसे जा रही है और इसी के थ्रू ही नॉर्मल पास कर रहा है, ओवरलैप कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री, मतलब उसी पाथ के अलोंग वापस नहीं जाएगी। हाँ, वो उसी पाथ के अलोंग वापस चली जाएगी। लॉजिक भी यही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास करता है। हाँ जी, नॉर्मल पास करता है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल ऐसे जा रही है, मान लो कोई चीज, ये मेरा नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब जब एंगल ही इनके बीच का 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0। तो वो सब ओवरलैप कर गए, हाँ जी कर गए, तो उसी रास्ते में वापस चली जाएगी। सो इफ अ लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप प्रॉपर लिखेंगे, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it moves back along the same path, वो अपने सेम रास्ते पे वापस चली जाती है in opposite direction। वह तो moves back का मतलब होता है उल्टे दिशा में जाना, तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ब्रैकेट में फिर भी आप लोग को लिख दो in opposite डायरेक्शन की। एक बार ऐसे आई थी, उसके बाद अब ऐसी डायरेक्शन में आई, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई, हाँ जी समझ में आ गई। अब हम पोल वाला रूल ले ले, हाँ जी चौथा रूल ले लो। चौथा रूल की कोई स्टेटमेंट वेटमेंट कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ पोल वाली एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, कहीं कोई कंफ्यूज हो उसमें। ठीक है, आ जाओ, फिर इसके केसेस बनाएंगे। इसके अंदर 2 ही केस है, इसके अंदर कोई चिंता की बात ही नहीं रखी इन लोगों ने। तो देखो, अगर मान लो कोई हमारी ऐसी लाइट रे है जो पोल पे आके स्ट्राइक करी, मान लो पोल है, इस पे स्ट्राइक करी, तो एंगल क्या होगा, थीटा होगा ना। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब देखो, अब ये क्या होगा, ये थीटा से ही तो इधर की डायरेक्शन में जाएगी। हाँ जी, ये भी थीटा से इधर की डायरेक्शन में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि मान लो जिस पॉइंट पे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, इसी से क्या होना चाहिए, हमारा नॉर्मल पास होना चाहिए। नॉर्मल पास किया यहां से, और ये ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा नॉर्मल बन जाएगा इस केस के अंदर। तो जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा नॉर्मल बनेगा ना, तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यही नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, वो तो कंफर्म एंगल आई आर के बराबर, लेकिन इधर की डायरेक्शन तो इधर की डायरेक्शन में चला जाएगा। अब मान लो ऐसे आई कोई चीज इधर की डायरेक्शन में, थीटा 1, तो इधर से भी तो ऐसी ही जाएगी थीटा 1 पे। समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। बस इतना ही पोल का रूल है, पोल का कोई ऐसा रूल नहीं है, बस समझाने के लिए टीचर इसको 4th रूल लिख के बता देते हैं। तो कहीं आप लोग कहीं पढ़ते हो, किसी स्कूल ट्यूशन कोचिंग कहीं तो जाते होगे पढ़ने, वहां पे अगर ऐसा कुछ बताया तो इसलिए मैंने वो भी क्लियर कर दिया, और नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव इसमें 2 ही जगह हो सकता है, आप देखो सोच के, कि या तो इन्फिनिटी से आ रहा होगा, या कोई ऐसी पोजीशन होगी जो इन्फिनिटी ना हो, क्योंकि इसके अंदर आप देखो, ये इस तरीके इसका शीशा है पोल। कोई कह रहा मार्कर से क्यों बना रहे हो इसको, देखो एक बात मैं आपको समझाऊं क्यों बना रहा हूं।
क्योंकि ये एफ आर बाय 2 के बराबर अप्रोक्सीमेटली मान ले तो मैं जानता हूँ आर माइनस आर बाय 2 सेक थीटा होता है, मैं आपकी सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पर जूम करके बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको किसके लिए बताता हूँ ये सब, पैराक्सियल की कंडीशन के लिए। तो इसको जूम करके बनाते हैं, जूम में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, तो ये बराबर सा हो जाता है, ऑलमोस्ट बराबर सा, पूरा बराबर नहीं होता, पूरे की कहानी पढ़नी है पिछले लेक्चर में जाके, एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर बाय 2 सेक थीटा का पूरा प्रूफ मैंने सिखाया है। आ जाओ, देखो ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, या तो इंफिनिटी पे होगा, हाँ इंफिनिटी पे ऐसे आ रहा होगा, या कहीं और होगा इंफिनिटी के अलावा, तो क्या होगी, हाँ कहीं आसपास होगा, हाँ जी या इंफिनिटी। तो सबसे पहला केस क्या बना, ऑब्जेक्ट एनीवेयर, कहीं भी रख लो, बट नॉट इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार टाइम देखो, हाँ है, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ जी रख दो, कोई चिंता की बात नहीं। अब यहाँ पे मैंने डाली एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो अभी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा इसके, हाँ जी। अब उसके बाद ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली जो लाइट रे डाली मैंने, अब देखो अब डालने को तो कैसे भी डाल दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उसका ये कहां से जाएगी, ये जाएगी यहाँ हमारे फोकस से, यहाँ से, ठीक है। उसका ये कहां से जाएगी, हमारे फोकस से। इसको मैंने पीछे की डायरेक्शन में जोड़ा, कहां मिली, ये मुझे जाके फोकस पे मिली, ठीक है। तो ये रहा मेरा फोकस, फोकस को थोड़ा सा सही कर दिया मैंने, हाँ जी, ये मेरे फोकस के थ्रू पास करी, ठीक है, फोकस के थ्रू पास कर दी, हाँ जी कर दी, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, मेरे को परेशान नहीं होंगे। अब फिर अब हम क्या करें, अब एक लाइट रे डायरेक्ट कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये भी आसान काम ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर दी, तो इसी पाथ पे वापस चली गई। अब यहाँ पे रख दो एक ह्यूमन आई, थोड़ी सी कहानी समझो कि एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, क्या लगी कि वो फोकस से पास करने लगी, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से इसका ये हटा दिया, नॉर्मल जो बनाता है ऐसे लगी, फोकस से पास करी, और दूसरी लाइट रे मैंने डाली टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो क्या हुई, सेम पाथ पे रिवर्स हो गया। अब ह्यूमन आई में एक ये वाली लाइट रे और एक ये वाली, ये है डाइवर्जिंग, और जो डाइवर्जिंग होती है उसको ह्यूमन आई क्या करती है, पीछे की डायरेक्शन में जोड़ती है। तो पीछे की डायरेक्शन में कहां जुड़ी, ये यहाँ पे जुड़ गई, तो ये एक हमारी इमेज नहीं बन जाएगी, हाँ ह्यूमन आई बोलेगी ये पीछे की डायरेक्शन में दोनों जोड़ी, और इस पॉइंट पे आके जुड़ गई, हाँ जी। अब देखो जब ये ह्यूमन आई ने इनको पीछे की डायरेक्शन में जोड़ा, तो भी इस पॉइंट पे मिल रही है, डायग्रामेटिकली भी हमें साफ साफ दिख रही है कि इस पॉइंट पे जंक्शन हो रहा है इनका, बाकी आप ह्यूमन आई के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हो। तो इमेज कहाँ है, और इमेज कैसी है, इमेजेस कैसी है, हमेशा किसी भी तरीके के, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, ये क्या आएगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो एक कंडीशन क्या पूरी नहीं होगी, जो कॉन्केव नहीं बना पाता, कॉन्वेक्स ने क्या बना दी, छोटी इमेज, डिमिनिश्ड बना दी और वर्चुअली बना दी। तो एक तो वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा देखो यहां भी क्या है, अपराइट या फिर इरेक्ट, पूरी कहानी आ रही है। और तीसरी कहानी भी देखो, वर्चुअल के साथ अपराइट और इरेक्ट आ रहा है, बिटवीन पी एंड एफ आ रहा है, और इससे भी कुछ बढ़ के कहानी है, डिमिनिश्ड भी तो है, डिमिनिश्ड छोटे साइज की है। और देखो क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव यू, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। और हाइट ऑफ इमेज का मॉड क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मॉड से कम है, क्यों कम है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज 7 डिग्री छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, तो हाइट ऑफ इमेज का मॉड बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड लेसर देन 1 है, तो मैग्निफिकेशन क्या है, लेसर देन 1। साफ पता लग रहा है कि डिमिनिश हुई है, छोटी हो गई है। तो एक केस वाला इसने बना दिया जो कॉन्केव नहीं बना पाता, कॉन्केव रियल के सारे केस बना सकते हैं, वर्चुअल का क्या है, मैग्नीफाइड, इसमें क्या बनेंगे, इरेक्ट। अब वर्चुअल में वो इरेक्ट और अपराइट तो दोनों ही बनाएंगे, कॉन्केव भी बना रहा है वर्चुअल का एक केस, उसमें अपराइट या इरेक्ट ही है, इसमें भी ये 2 केस बनाएंगे तो दोनों ही वर्चुअल बनेंगे, लेकिन वहां पे क्या है, मैग्नीफाइड है, बड़े साइज की है, यहाँ पे क्या है, छोटी बनेगी हमारी, डिमिनिश्ड बनेगी कॉन्वेक्स में। अब हमें एक पॉइंट साइज भी तो चाहिए होती है, हाँ पॉइंट साइज भी मिल जाए, तो पॉइंट साइज के लिए क्या मैं ऐसा करूँ कि फोकस पे आकर अगर मिलने लगे तो ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट साइज है, हाँ जी। अब देखो इसको बनाने का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। अब देखो यहाँ से आप एक लाइट रे डाल लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके यहाँ की डायरेक्शन में ले सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो मैं ये वाली रख करके आपको एक बार वो भी सिखा देता हूँ, उसके बाद हम जल्दी से अपना वाला पॉइंट कवर करते हैं। ये ले लिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, चलो
बाकी आप लोग चाहो तो पोल से ही बना सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हो गया, हाँ जी हो गया। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा नहीं होगा? ये हाँ थीटा, तो ये भी होगा। तो अब ह्यूमन आई के अंदर कौन सी लाइट रह जाएंगी? एक डाइवर्जिंग ये गई, एक डाइवर्जिंग ये गई, ये भी डाइवर्जिंग है। इसको इन्होंने पीछे की डायरेक्शन में जोड़ा है सर। तो देखो अब यहाँ पे इतनी साफ तो नहीं बनी, इसको ये पीछे की डायरेक्शन में यहाँ कहीं जोड़ा है इसने, थोड़ा सा इसको ऊपर की डायरेक्शन में उठाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। हाँ जी ये है थीटा। अब देखो ये इसने इसको कहीं यहीं जोड़ा पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन जो होती गई यहाँ पे कहीं जुड़ गई, तो ये भी तो यहीं बनी बिटवीन पी एंड एफ। हाँ जी बनेगी ऐसी, आप लोग स्केल से बनाओगे थोड़ी सी साफ बनेगी, ठीक है। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम इमेज को कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये हमारा अब दूसरा केस ले रहे हैं। इसको पूरे को मिटा दो, बोर्ड भी काफी गंदा सा हो गया, इसके बाद मेरे को क्लास का साफ करना पड़ेगा बोर्ड, तभी आपका अगला लेक्चर आ जाएगा जल्दी। अगला वाला 1-2 दिन में आ जाएगा, उसकी चिंता की कोई बात नहीं है। जेईई मेंस के मैंने अच्छे क्वेश्चन भी छाट रखे हैं आपके लिए, मैग्निफिकेशन के कराएंगे हम लोग, कोई चिंता की बात नहीं है। मेंस तक के तो आपको करा दूंगा कुछ सवाल अच्छे वाले, ताकि 12वीं में आपका बर्डन घट जाए, और जो बोर्ड के हिसाब से देख रहे हैं उनका भी काम यहाँ पे हो ही जाएगा। तो अब ये डाला हमने एक लाइट रे, मतलब इंफिनिटी से क्या होंगी? इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती हैं, सबको पता है ये वाली बात। हाँ जी अभी बताई थी आपने कॉनकेव के केस में। तो अब ये क्या होगा? मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब मैं नहीं बना रहा हूँ, सॉरी मैंने क्या कर दिया, पोल है ये, फोकस है, मैं आपको टेस्ट कर रहा था। चलो अब मैं यहाँ से ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से इसकी कहानी बता देता हूँ। इसको आप पीछे की डायरेक्शन में जोड़ें, ये यहाँ से जाएगी फोकस से, और ये वाली भी यहाँ से फोकस से ही जाएगी। तो इमेज क्या बनी? इमेज कैसी बनी? इमेज यहाँ लिख दें। चलो अब तो आखिरी पॉइंट चल रहा है, कैसे लिख दो सर? इमेज कैसी है? वर्चुअल है, क्यों? क्योंकि रियल में तो मिलनी नहीं। अब वर्चुअल होगी तो अपराइट या इरेक्ट भी होगी, क्योंकि वर्चुअल के साथ हमेशा अपराइट और इरेक्ट चलता है, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। अभी पिछले वाले फील आ गई थी हमें। अब देखो, अब एक मुझे आप बात बताओ, कहाँ बनी इमेज? कैसी बनी? एट फोकस ही तो बनी, क्योंकि ये मान लो 2 लाइट पैरेलल आई है, ऐसा लगेगा फोकस से जा रही है। जानता हूं पैराक्सियल की कहानी है, मार्जिनल के अंदर वो थोड़ा सा इधर फोकस शिफ्ट होगा, थोड़ा सा इधर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एट फोकस थर्ड। और उसके बाद चौथी कहानी क्या है इसकी? क्या है? हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी सी है, हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या होगा? पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको समझानी पड़ेगी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? बहुत छोटी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के मोड से। हाँ जी बहुत छोटी होगी, क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज साफ दिखा, इतनी सी पॉइंट साइज डिमिनिश, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो थोड़ा बड़ा ही होगा ना, तो हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मॉड मच लेसर देन 1, मैग्निफिकेशन मच लेसर देन 1 है। नहीं क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी? हाँ जी हाइट ऑफ इमेज क्या है? अपराइट मतलब ऊपर आएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस में, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन होगा तो पॉजिटिव, और उसका मॉड 1 से बहुत छोटा होगा। समझ में आ गई कहानी? हाँ जी, तो पूरा लेक्चर मैंने यहाँ पे कर दिया है खत्म। अब एक बात याद रखना कि अगला लेक्चर होगा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन, और फिर रिफ्रैक्शन जैसे बहुत ही तगड़े टॉपिक पे हम लोग डाइव करेंगे। जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लेवल पे, कि 9th 10th के उसमें मैं आपको जेईई एडवांस से कुछ क्वेश्चन जरूर करा के जाऊंगा, 1-2 तो ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये वाला टॉपिक याद रखना है, 12वीं तक काम आएगा आपके, ये टॉपिक 12वीं तक काम आएगा आपके। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, ये मैग्निफिकेशन वाली ये 12वीं में आती है, बहुत सी बातें 12वीं में आती है, मैंने आपको पूरी कहानी यही किया, पढ़ा दी, बार-बार पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियोस आती रहेंगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर से हम लोग कैमरा क्वालिटी को भी इंप्रूव करेंगे, तो अभी तक जिन लोगों ने सहयोग दिया, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई अगले से आप लोगों के लिए कैमरा क्वालिटी इंप्रूव होगी। आप लोग ये सारे नोट्स बना के रिवाइज करते रहे तब तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।